नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बस्तर की चर्चा इस वक्त देश भर में हो रही है और चर्चा इसलिए हो रही है कि नक्सलवाद बहुत तेजी के साथ यहां पर खत्म हो रहा है। एक डेडलाइन दी गई है 31 मार्च 2026 केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा। उस डेडलाइन पर बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है और इसी पर चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए हमारे साथ आईजी बस्तर पी सुंदरराज जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। लगातार सर आप ऑपरेशन में जुटे और मुझे लगता है कि बड़ा लंबा आपका अनुभव है, वो भी इसमें काम आ रहा है और बरसों से हमने आपको देखा है नक्सलवाद से लड़ते हुए, ऑपरेशंस करते हुए। आज जो सर हम बात कर रहे हैं, लगभग मुझे लगता है मोटा मोटा 100 दिन बचे हैं उस डेडलाइन को। कितना % आपको लगता है हमने ये जो लक्ष्य है इसे पूरा कर लिया है? भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का एक स्पष्ट मंशा है बस्तर संभाग के अंतर्गत से नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना। नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ और नक्सल मुक्त भारत एक संकल्प है। इसी संकल्प की दिशा में लगातार हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रभावी रूप से कार्रवाई करते आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2024 और 25 में हमें सभी फ्रंट में एक निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ। इन सब विषय को देखते हुए अभी हमें पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी बस्तर संभाग के अंतर्गत साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष में नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से खात्मा करने की दिशा में मजबूती से एक एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। जो लक्ष्य है, जो आने वाला 2026 में मार्च तक नक्सलवाद को खत्म करना, वो लक्ष्य बिल्कुल सफल होने का हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सर, बहुत सारे इनामी नक्सली जिनको एनकाउंटर हुआ, सरेंडर भी हुए, बसवा राजू हो गया या हिडमा की बात होती थी, और रुपेश जैसे कई लोगों ने समर्पण भी किया है, मुख्य धारा में भी आए हैं। क्या अगर हम बात करें, ऐसे भी कोई बहुत बड़े टॉप लीडर्स अभी बचे हुए हैं जिनको जो आप लोगों के निशाने पर हैं, या कुछ ऐसा टारगेट है उनको लेकर? जिस तरीके से वर्ष 2025 में बस्तर संभाग के अंतर्गत और सीमावर्ती जैसे गरियाबंद क्षेत्र और इवन जो सीमावर्ती जो नक्सल प्रभावित राज्य है, जहां पर माओवादियों के खिलाफ की गई प्रभावी कार्रवाई में माओवादियों का टॉप लीडरशिप है, जिसमें उनका जनरल सेक्रेटरी बसवराजू से लेकर अनेक सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, जिसमें नाम भी मैं लेना चाहूंगा, सुधाकर, मोडम बालकृष्णा और इधर चलपति है, के रामचंद्र रेड्डी है, और सीमावर्ती राज्य में गजाला रवि है और सहदेव है, विवेक मांझी है और के सत्यनारायण रेड्डी। इस प्रकार माओवादियों को टॉप लीडरशिप में लगभग 100 कैडर्स का अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात डेड बॉडी रिकवर की गई थी और काफी बड़ी संख्या में अन्य PLG फॉर्मेशन के कैडर्स का भी इन मुठभेड़ों में डेड बॉडीज रिकवर की गए थे और AK-47 SLR इंसास LMG जैसे ग्रेडेड वेपन्स भी काफी बड़ी मात्रा में रिकवर किए गए थे। और माओवादियों का क्षेत्रफल सिमटते जा रहा है, उनका नया कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, उनका कॉरिडोर ब्लॉक हो रहा है और उनके पूरा सप्लाई नेटवर्क भी ध्वस्त होते आ रहा है। इन सब तमाम परिस्थिति कारण से भी माओवादी संगठन अभी लगभग अंतिम उनके सांस ले रहा है और आने वाला बहुत जल्दी, मतलब शेष कुछ बचे उनका लीडरशिप और कैडर स्ट्रेंथ, वो भी खात्मा को और आगे बढ़ रहा है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा लगातार अपील भी की जा रही है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाए, ताकि एक सामान्य जीवन जीने के साथ साथ एक शांतिपूर्ण वातावरण निर्मित करने में उनका भी एक योगदान हो सकता है। शेष जो अन्य जो माओवादी कैडर है, जिसमें नाम भी हम अक्सर लेते हैं, DKSLC कैडर्स पापाराव है, बारसदेवा है और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में कोई सेंट्रल कमेटी मेंबर्स की उपस्थिति नहीं है। 2 ही इधर का स्थानीय सेंट्रल कमेटी मेंबर्स थे, जो माडवी हिडमा और रामदेर हाल फिलहाल में पुनर्वास कर लिया। माडवी हिडमा जो आंध्र प्रदेश क्षेत्र में जो हुई मुठभेड़ में उनका डेड बॉडी रिकवर की गए थे। इस प्रकार माओवादियों की लीडरशिप अभी काफी हद तक अभी सिमटते नजर आ रहा है। सर, हम मान के चलें कि अब नई भर्तियां यहाँ पे नहीं हो रही। पहले हम सुनते थे स्कूलों में या टीनेजर्स को ब्रेन वॉश किया जाता था, ये भर्तियां बिल्कुल रुक गई हैं। जैसे विगत कुछ समय से जो माओवादी संगठन में कोई भी नया कैडर भर्ती नहीं हो रहा है, स्थानीय जो जनता, खासतौर पर युवा युवती, छात्र छात्र, सब माओवादियों का जो एक असली चेहरा है, एक हिंसात्मक चेहरा है, एक आदिवासी विरोधी चेहरा है, इन सबको जान लिया, देख लिया, पहचान लिया। इसी कारण से माओवादी संगठन की ओर से किसी प्रकार का कोई नया कैडर उनसे अट्रैक्ट होकर नहीं जा रहा है। और जिस तरीके से विगत समय में जो नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित की गई थे बस्तर संभाग के अंतर्गत काफी बड़ी संख्या में, उन सब कैंप के माध्यम से विकास कार्य को भी गति दी गई। इन सब तमाम परिस्थिति कारण से माओवादी संगठन का पुराना कैडर भी यदि मुठभेड़ के पश्चात उनका डेड बॉडी रिकवर की जा रही है या काफी बड़ी संख्या में पुनर्वास हो रहा है, अन्यथा नया कोई कैडर उनका भर्ती नहीं हो रहा है। इन सब परिस्थिति के कारण से माओवादी संगठन का भी कैडर स्ट्रेंथ काफी मिनिमम स्ट्रेंथ में भी पहुंच गई है और आने वाला बहुत जल्दी वो भी समाप्त हो जाएगा। सर, क्या
यहाँ हम सुनते हैं कि बहुत सारे जो नक्सली लीडर्स हैं जब इधर प्रेशर पड़ता है दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। क्या यहाँ भी ऐसा है कि यहाँ से तो भाग गए पर दूसरे स्टेट में जाकर कुछ अपनी जगह बना रहे हैं या शिफ्ट हो गए? वर्तमान की परिस्थिति में माओवादी के पास वो विकल्प नहीं रह गई। पहले ऐसा होते रहते, जैसे यदि कोई एक जिला में यदि ज्यादा कार्रवाई होती दूसरे जिला में भाग जाते, या एक जिला में ज्यादा यदि एक प्रदेश में ज्यादा अभियान चलते दूसरे प्रदेश में भाग जाते। लेकिन अभी संपूर्ण भारतवर्ष में जो MHA के दिशा निर्देश में और संबंधित राज्यों का हेडक्वार्टर्स के दिशा निर्देश के अनुसार लगातार प्रभावी अभियान सभी जिला में सभी स्टेट्स में चल रहा है। इसी कारण से माओवादी के पास एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह भागने कोई विकल्प नहीं रह गए। यदि आकाश में हो, पाताल में हो या दूसरे प्रांत में भागेगा, सभी जगह वो रेडर में है, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। उनके पास एक ही ऑप्शन अभी रह गई हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने के। उसमें सभी स्टेट्स में उनका स्वागत की जाती, समाज भी उसको स्वीकार कर रहा है। वो एक मात्र विकल्प उनके पास अभी बच गए, दूसरे स्टेट में भागना या जंगल में जाकर छुपना या अन्य किसी भी पहाड़ में जाकर अभी कुछ समय के लिए हाइबरनेशन में चला जाएगा। इस टाइप की परिस्थिति या विकल्प उनके पास अभी नहीं रह गई। जी सर, एक आम लोगों में चर्चा होती है कि माओवाद को खत्म करना या नक्सलवाद को खत्म करना, उनके कैडर तो सैकड़ों हजारों में होंगे। क्या एक एक व्यक्ति को चुनकर खत्म करने का टारगेट है या उनकी गतिविधियों को खत्म कर देना ये एक टारगेट है? देखिए, लोकतंत्र की व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति एक कानूनी के प्रावधान के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अंतर्गत अपना विचार को रख सकता है, जिसमें कानून उनका अधिकार देते हैं, संविधान उनका अधिकार देते हैं। लेकिन उसी को छोड़कर यदि कोई हिंसा के बल पर क्षेत्र की जनता का जान माल को नुकसान करने के लिए यदि कोई साजिश रचेगा या कोशिश करेगा, फिर उसके मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अभी वर्तमान की परिस्थिति में हिंसा का कोई स्थान नहीं, कोई रास्ता नहीं। इस बात को खुद माओवादी संगठन के जो टॉप लीडरशिप है वो समझ गए, स्वीकार कर लिया। इसलिए विगत 3 महीने में देखा जाएगा पुलिस ब्यूरो मेंबर से लेकर सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, DKSLC कैडर्स और नीचे लेवल के कैडर्स काफी बड़ी संख्या में पुनः मार्गम, पुनर्वास से पुनर्जीवन हमारा एक अभियान है, उसी से प्रभावित होकर हथियार सहित आ रहा है। पहले इतना बड़ी संख्या में हथियार के साथ नहीं आते थे, लेकिन अभी जितना भी सरेंडर्स हो रहा है, जो AK-47, LMG, इंसास, SLR इस प्रकार का रेगुलर ग्रेडेड वेपन्स के साथ आकर पुनर्वास कर रहा है। इस टाइप की परिस्थिति से हमें पूरा विश्वास है जो माओवादी गतिविधि भी पूर्ण रूप से समाप्त होगा, माओवादियों के विचारधारा का भी खात्मा होगा और नया कोई भी व्यक्ति जो माओवादी के जो आइडियोलॉजी के प्रभावित होकर उस तरफ ना जाएगा। ये स्पष्ट रूप से एक संकेत हमको देखने के लिए मिल रहा है। ये भी बीच बीच में सुनने में आता है कि उनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं टॉप लेवल में और ये बातें सामने भी आ जाती हैं कई बार। क्या ऐसे भाई अंदरूनी तौर पर भी उनमें कुछ लड़ाई चल रही है? जिस तरीके से विगत समय में जो माओवादी संगठन के खिलाफ सभी फ्रंट में जो कार्रवाई की गई थी, ऑपरेशनल फ्रंट में भी है, डेवलपमेंटल फ्रंट में भी, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स के माध्यम से भी, इस प्रकार कार्रवाई के कारण से माओवादी संगठन पहले से नेतृत्वहीन और दिशाहीन हो गए। और जो भी शेष कुछ नेतृत्व बच गए थे उनमें भी आपसी मतभेद सामने आए थे। उसी को देखकर अभी काफी बड़ी संख्या में कुछ माओवादी नेतृत्व द्वारा समाज की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन कुछ अभी भी कैडर्स है जो हिंसा के रास्ते पर चलने पर अभी विचार कर रहा है या उनका एक इस प्रकार की एक मानसिकता है। उसी को देखकर मतलब लगातार हम लोग भी कार्रवाई कर रहे हैं और ये माओवादी संगठन का जो इस प्रकार के वर्टिकल स्प्लिट हो गई है और जो अभी हिंसा का साथ देने वाला जो संख्या है काफी मिनिमम हो गई, काफी कम संख्या में शेष बचा है। अधिकतम माओवादी कैडर जो मुख्यधारा में शामिल हो गए, जो शेष अभी रह गए या उनका अलग अलग कार्रवाई के दौरान उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई थी। इसलिए माओवादी संगठन का भी शेष जो भी नेतृत्व बचा है उनके पास भी मात्र एक ही विकल्प है, मुख्यधारा में शामिल होने का। सर, बड़े नक्सली जो समर्पण कर रहे हैं, मुख्यधारा में वापसी उनकी हो रही है, उनका पुनर्वास किस तरीके से हो रहा है? मुख्यधारा मतलब क्या? मतलब हम इस बात को सुनते हैं लेकिन आम जनता शायद बहुत अच्छे से समझना चाहती है कि मुख्यधारा मतलब क्या होता है। जैसा कोई भी हिंसा त्याग कर वापस आकर समाज में पुनः शामिल होना चाहता है, शासन उसको स्वीकार कर रहा है, समाज भी इसको स्वागत कर रहा है। जैसा भी जितना भी हाल फिलहाल में जो पुनर्वास हुआ है उसमें आप देखा होगा समाज के प्रमुख लोग आकर उन्हें कोई ना कोई भेंट देकर उन्हें समाज में वापस रीइंटीग्रेट कर रहा है और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के माध्यम से उनका एक सामान्य जीवन जीने के लिए, एक सकारात्मक अपना जीवन निर्माण करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी सभी पुनर्वास केंद्र में कोई इलेक्ट्रिशियन का ट्रेनिंग ले रहा है, कोई टेलरिंग का ट्रेनिंग ले रहा है या कोई अन्य जितना भी ट्रेड है उसमें ट्रेनिंग ले रहा है। अभी हमारा पंडुम कैफे करके एक प्रयास हमने प्रारंभ किया, उसमें
नक्सल पीड़ित भी है और नक्सल पुनर्वासित कैडर्स भी है, जो दोनों मिलकर इस कैफे को संचालित कर रहा है। इस प्रकार एक सकारात्मक सामान्य जीवन जीने के लिए उनका सभी प्रकार का आर्थिक सहायता और उनके लिए जितना भी जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग चाहिए और उनके लिए आवास योजना से लेकर अन्य जितना भी प्रावधान दी जा रही है। और निश्चित रूप से समाज इस बात को लेकर काफी गंभीर है। यदि कोई अपना त्रुटि सुधर कर वापस समाज में आना चाह रहा तो उसका स्वीकार करके उनका पुराना जो भी इतिहास रहा उसके बारे में बहुत ज्यादा ये ना करके मतलब उनका आगे के जीवन सकारात्मक रहे, उसी दिशा में लगातार कार्रवाई की जा रही है। जी, अभी बस्तर जो ओलंपिक है उसमें भी कई आत्मसमर्पित नक्सली भी भाग ले रहे हैं और देश भर में अच्छा मैसेज भी जा रहा है। कई नेशनल लेवल के प्लेयर्स भी यहाँ पर पहुंचे इस ओलंपिक में शामिल होने के लिए, देखने के लिए। बस्तर ओलंपिक के जरिए क्या मैसेज जा रहा है, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने कई दशकों से इन चीजों को देखा है? जैसा भी वर्तमान की परिस्थिति में बस्तर संभाग के जो युवा युवतियों को बाहर की दुनिया से जोड़ने के लिए उनका अलग अलग माध्यम प्रदान की जा रही है। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम, ये दो हमारा जो शासन की दिशा निर्देश में जो अभियान है, एक कार्य योजना है, उसी के माध्यम से लाखों की संख्या में अंदरूनी वनांचल क्षेत्र से युवा जो स्पोर्ट्स इवेंट के माध्यम से या कल्चरल इवेंट के माध्यम से जो जिला मुख्यालय के पश्चात बस्तर संभाग मुख्यालय जयपुर आ रहे थे और उनको देखने के लिए बाहर से काफी बड़ी संख्या में जो अन्य जो सेलिब्रिटीज आ रहा है, जैसे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय जो विगत दोनों इवेंट में बस्तर ओलंपिक्स में बस्तर पंडुम में 2024 में भी आए थे और 2025 का बस्तर ओलंपिक्स इवेंट में उन्होंने शामिल होने के लिए आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदयगण, वरिष्ठ पदाधिकारीगण और स्पोर्ट्स में जैसा मेरी कॉम जी जो आई थी बस्तर ओलंपिक्स का 2025 की इनॉग्रेशन इवेंट में। इस प्रकार बाहर के लोग से हमारा युवा युवती का एक रूबरू हो रहा है, उनका संवाद स्थापित हो रहा है ताकि वो भी अपना प्रतिभा को अन्य जो प्लेटफॉर्म है, अन्य मंच में भी जाकर उसका प्रदर्शन करने के लिए एक अवसर मिल रहा है। इस प्रकार बस्तर ओलंपिक्स और बस्तर पंडुम जैसा आयोजन निश्चित रूप से बस्तर का जो पहचान को बदलने में, बस्तर को एक नया आइडेंटिटी दिलाने में काफी कारगर स्थापित हो रहा है। सर, नक्सलवाद पनपने में एक बात मानी जाती थी कि उनको आसपास या लोकल सपोर्ट भले ही डर से हो, कहीं ना कहीं उनको मिल जाता था। अब कई बड़े नक्सलियों के मारे जाने से, खासकर हिड़मा जैसे जो कि जिनकी एक दहशत हुआ करती थी, लोगों के मन से भी डर निकला है और बढ़ चढ़कर वो मुख्य धारा में लोग भी अपने आसपास के एरिया में विकास चाह रहे हैं, विकास की ओर बढ़ रहे हैं। अभी विकास हमारा एक मूल मंत्र रहा है, जिसके कारण से इलाके में एक सकारात्मक परिस्थिति और परिवर्तन हमको देखने मिल रहा है। क्योंकि पूर्व में माओवादी द्वारा एक साजिश के तहत अंदरूनी क्षेत्र में विकास कार्य को रोका गए थे। स्कूल अन्य आश्रम भवन को आईडी ब्लास्ट के तहत उसको उड़ा दिया गया, सड़क पुल पुलिया निर्माण करने नहीं दे रहे थे, बिजली आपूर्ति नहीं होने दे रहे थे। इन सब विषय को स्थानीय जनता समझने के पश्चात विकास कार्य को गति देने के लिए सामने आकर काफी सहयोग दे रहा है। उनकी इच्छानुरूपी मतलब इन इलाका में जो विकास कार्य को आगे गति दिया जा रहा है। हमारा प्रत्येक सुरक्षा कैंप अपना आप एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में काम करते हुए क्षेत्र में पीडीएस दुकान प्रारंभ करने के लिए, प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बिजली आपूर्ति, अन्य जितना भी जो मूलभूत सुविधा चाहिए उन सबको प्रदान करने के लिए एक समग्रित विकास केंद्र, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर के रूप में काम आ रहा है। उसी प्रकार विकास कार्य का अभी काफी एक अच्छा सकारात्मक परिस्थिति हमको देखने के लिए मिल रहा है। कैंप्स पहले सर खुलते थे तो बड़ा विरोध होता था, भले ऐसा कहा जाता था स्पॉन्सर विरोध भी होता था। अब डिमांड्स हो रही हैं, ऐसा क्या कैंप में हो रहा है कि अब लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि कैंप खोला जाए? पूर्व में माओवादी द्वारा एक साजिश के तहत जो सुरक्षा बल के प्रति सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, स्थानीय प्रशासन, शासन के खिलाफ एक नेगेटिव नैरेटिव लगातार सेट करते आ रहे थे। वो जहाँ सब इनके बारे में दिग्भ्रमित जानकारी देकर जनता और शासन के बीच को दूरी बनाने के लिए सुरक्षा बल को भी बदनाम करना, इस टाइप का एक उनका नैरेटिव रहा। लेकिन उस विषय को देखते हुए हमारा कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम से आमचो बस्तर, आमचो पुलिस जैसा अनेक कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम से स्थानीय भाषा में हमारा जो युवा युवती जाकर हमारा फोर्स में जो बल सदस्य है वो लोग जाकर जनता से रूबरू होते हैं। हमारा महिला कमांडर्स है, वो लोग भी ऑपरेशन में जाते समय उधर के महिला बच्चियों से बात करते। इस प्रकार जनता और शासन के बीच के दूरी को काफी कम कर दिया गया, संबंध को मजबूत और मधुर कर दिया गया। इन सब कारण से अभी सिक्योरिटी फोर्सेस का काफी डिमांड भी है। क्षेत्र की जनता खुद आकर मांगते हैं हमारे इलाके में कैंप आना चाहिए ताकि हमारे इलाके में रोड बन सकता है, अन्य विकास कार्य को गति मिल सकता है। यदि किसी कैंप हम हटाने के लिए यदि बात करते या प्रस्ताव रखते, जनता आकर अभी बोलने लग जाते मतलब कैंप मत हटाइए, मतलब अभी रहने दीजिए करके। इस टाइप का एक पॉजिटिव चेंज हमको मैदान में देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल की नक्सली जो समर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा में आ रहे हैं, वो तो मुख्य धारा में आ रहे हैं,
क्या अब समाज को भी आगे बढ़ना होगा 2 कदम उनको एक्सेप्ट करने के लिए, उनको वो बराबरी का मौका देने के लिए? निश्चित रूप से अभी जो जितना भी परिवर्तन हमको देखने मिल रहा है बस्तर में सकारात्मक रूप से परिस्थिति बन रहा है, इसके पीछे सभी स्टेक होल्डर्स का अपना अपना योगदान है। यदि सुरक्षा बल, डीआरजी, एसटीएफ, बीएसएफ, बस्तर फाइटर, कोबरा, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, छत्तीसगढ़ पुलिस, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाज के वरिष्ठ जन है और इस क्षेत्र के नागरिक है और पत्रकार साथीगण, ऐसा अनेक स्टेक होल्डर, कुछ लोग हम नाम सुरक्षात्मक कारण से मैं नहीं ले पा रहा है, सबका एक संयुक्त प्रयास है। एक उनकी भूमिका कारण से हम आज इस प्रकार की एक सकारात्मक परिस्थिति देखने के लिए मिल रहा है और इसमें जनता भी मतलब इस बात को लेकर पूरा उनके मन में भी विश्वास आ गई है। अभी नक्सल गतिविधि आने वाला जल्दी समाप्त होगा, हिंसा का कोई स्थान नहीं रहेगा बस्तर में और बस्तर का पहचान आईडी ब्लास्ट या नक्सल गतिविधि से नहीं, बस्तर का पहचान इधर का जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, जो कुडुमसर केव्स है, चित्रकूट फॉल्स है, तिरदीर फॉल्स है, हांदावाड़ा नंबी फॉल्स है और इधर के इको टूरिज्म है, बस्तर दशहरा है, बस्तर पंडुम, बस्तर ओलंपिक्स, इस प्रकार के सकारात्मक चीजों से बस्तर का पहचान बाहर की दुनिया में जाना चाहिए। इस बात को लेकर क्षेत्र की जनता के मन में भी ये इच्छा है और उसी दिशा में लगातार शासन की दिशा निर्देश में सभी स्टेक होल्डर्स लगातार काम करता रहा। उसी काम के परिणाम आने वाला बहुत जल्दी बस्तर एक नया पहचान के साथ, एक नया आइडेंटिटी के साथ दुनिया के सामने उभर कर आएगा। सर, आपने सबसे ज्यादा लंबा समय बस्तर में गुजारा है नक्सलवाद से लड़ते हुए। अब जिससे आप एक अपने करियर का सबसे बड़ा हिस्सा आपने नक्सलियों से लड़ते हुए बिताया, वही नक्सलवाद अब आपकी आंखों के सामने खत्म हो रहा है, आपकी अहम भूमिका उसमें है। व्यक्तिगत तौर पे आप क्या फील कर रहे हैं? निश्चित रूप से पहले जिस तरीके से परिस्थिति में मैं काम किया, इधर अनेक हिंसात्मक घटना के समय हम लोग अलग अलग क्षेत्र में उस समय तैनात रहा, जो उस अवधि में मतलब न सिर्फ बस्तर इलाका, पूरा संपूर्ण भारतवर्ष में जो मोदी का एक रेड कॉरिडोर स्थापित करने का अपना बेस एरिया को, आधा क्षेत्र को बढ़ने के लिए उनका एक बड़ा साजिश है। उसी दिशा में लगातार कोई न कोई घटना का अंजाम देते आ रहे थे। उन समय को भी हम देखा है। बाद में शासन की जो लगातार अलग अलग अवधि में जो परिस्थिति के अनुरूप नया कार्य योजना तय की गए थे, उसके बेहतर क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप अभी विगत 1-2 साल में हमको काफी एक सकारात्मक चेंज देखने मिल रहा है। हमारे पास एक मजबूत टीम है, हमारा बल सदस्य से लेकर अधिकारी से लेकर एक अच्छा टीम अभी हमारा पास है। उन सब की परिश्रम के कारण से और क्षेत्र की जनता के जो सहयोग है और सभी स्टेक होल्डर्स, बार बार मैं इस बात को इंसिस्ट करना चाहूंगा, ये अकेला पुलिस का या अकेला किसी एक व्यक्ति या एक अधिकारी का या कोई बल सदस्य का कारण से नहीं, जो एक सभी स्टेक होल्डर्स के एक संयुक्त प्रयास रहा, उसी टीम वर्क के परिणाम, शासन के मार्गदर्शन की जो परिणाम स्वरूप हम अभी एक सकारात्मक परिस्थिति देखने मिल रहा है और आने वाला बहुत जल्दी बस्तर का जो आइडेंटिटी और पॉजिटिव रूप से सबके सामने आएगा। उसमें एक छोटा योगदान देने का हमको अवसर मिला, उसी को लेकर हमेशा हम महादंतेश्वरी से लेकर क्षेत्र की जनता सबके लिए आभार है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए आपका, और बहुत सारी शुभकामनाएं भी आपको कि 2026 में जो आप लोगों का टारगेट है पूरा हो रहा है। थैंक यू। तो 2026 में टारगेट पूरा होने जा रहा है और 2026 बस्तर के लिए एक नया इतिहास रचने वाला है, नया सवेरा लेकर आएगा, क्योंकि 31 मार्च 2026 ऑफिशियल डेडलाइन है। हालांकि इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो जिस तेजी से ऑपरेशन चल रहे हैं, अधिकारी लगे हैं, तमाम लोग लगे हुए हैं, उससे लग रहा है ये टारगेट बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और बस्तर के लोगों ने जो एक सपना देखा था बस्तर की एक अलग पहचान बनाने का, बस्तर की एक अलग इमेज दुनिया भर में, देश भर में बनाने का, वो सपना पूरा होता नजर आ रहा है। खास मुलाकात में इतना ही। नमस्कार।